हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे टॉपिक कॉर्पोरेट लॉ के डिस्कस हो चुके हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा किसके बारे में, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस हैं और भी काफ़ी सारी हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की बात करेंगे कंपनी की। देखो, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity, having a separate entity, यहाँ पे एस अलग है, ए अलग है। ठीक है, having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। एल एच हने के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन काफ़ी फेमस है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी फीचर्स आ जाते हैं हमारे कंपनी के। ठीक है, अभी हम इनको वन बाय वन एनालाइज करेंगे। ये डेफिनेशन में आपको जो भी बताया गया है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, इसकी एंटिटीज़ के मेंबर्स से अलग होती है और इसका सक्सेशन चलता रहता है। मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट कंपनीज गो ऑन फॉर एवर। ये ठीक है, कॉमन सील होती है कंपनी की। तो ये सारे फीचर्स अभी हम पढ़ेंगे, बट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब मीनिंग की बात करते हैं। A company is the voluntary association of persons formed for the earning a profit with the investment of capital which is transferable in shares of limited liability. It is incorporated and registered as an artificial person under the Companies Act. देखो, वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से कुछ लोग एसोसिएट करते हैं। ठीक है, मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, कैपिटल डिवाइडेड होती है शेयर्स में जो कि फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं और वो जनरली लिमिटेड लाइबिलिटी के होते हैं। ठीक है, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन अंडर द कंपनीज एक्ट। ये सारी टर्म्स अभी हो सकता है आप लोग अगर कंपनी के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये टर्म्स अभी क्लियर ना हो, बट जब मैं आपको इसकी फीचर्स वन बाय वन बताऊंगी तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, देखो, फीचर्स की अगर हम बात करें कंपनी की तो सबसे पहला फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इसका मतलब जो कंपनी है वो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, यानी कि कंपनी का एसोसिएशन जो है, कंपनी जो एक एसोसिएशन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। अ कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड कैन एग्जिस्ट टिल सच टाइम एज इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ठीक है, under the Companies Act, it is necessary for a company that is formed to be registered and that is it needs to be incorporated। incorporated का अदर नेम है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला फीचर है कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। क्यों? देखो, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स बर्थ इज़ नॉट अ नेचुरल बर्थ। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हमारा नेचुरल बर्थ होता है, कंपनी का वैसे नहीं होता है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि हम एक फिक्टिशियस या फिर हम ये कह लेंगे कि फिक्टिशियस यानी कि फेक, ऐसा नहीं बोल सकते हम। ठीक है, बिकॉज इट रियली डज एग्जिस्ट तो करती है बट आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। लाइक अ नेचुरल पर्सन अ कंपनी कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टीज़। नेचुरल पर्सन की तरह कंपनी प्रॉपर्टीज़ को बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, एग्रीमेंट्स भी कर सकती है और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एम्प्लॉय पीपल ऑन इट्स पेरोल। ठीक है, जैसे एक नेचुरल पर्सन प्रॉपर्टीज़ को बाय एंड सेल कर सकता है, वैसे कंपनी भी कर सकती है। ये क्या कर सकती है, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर सकती है। इट कैन बी पेनलाइज्ड इफ़ इट डज़ नॉट अबाइड बाय लॉ। अगर कंपनी किसी लॉ को फुलफिल नहीं करती है तो इसको पेनलाइज्ड भी किया जा सकता है, पनिशमेंट भी दी जा सकती है। In other words, it can be said that company though lifeless enjoys the privileges of a living person। है तो ये lifeless बट आर्टिफिशियल पर्सन है ये और नेचुरल पर्सन की तरह सारे काम करती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो क्रिएशन है बाय लॉ हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, क्रिएशन कैसे हुआ है, बाय लॉ। नेक्स्ट जो फीचर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का। सेपरेट मतलब इसकी जो आइडेंटिटी है कंपनी की, इसके मेंबर्स से अलग होती है जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद। ठीक है,
So the most important feature of a company is that it has a separate legal entity. As per law, the company acquires a separate legal entity after it is incorporated, which is distinct from the entity of its members. ठीक है, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद कंपनी अपने मेंबर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है. एज अ रिजल्ट अ कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी ऑफ इट्स मेंबर्स. देखो, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है, मेंबर्स की अलग है, तो कंपनी अपने मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. बाय प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, अपने नेम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, पैसा उधार भी ले सकती है और दे भी सकती है, ओपन अ बैंक अकाउंट और फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी. ठीक है, लाइकवाइज देखो, कंपनी भी सूट फाइल कर सकती है और दूसरे भी कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी कैन डू ऑल सच एक्ट्स विच अ नेचुरल पर्सन वुड डू इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस. यानी कि कंपनी की आइडेंटिटी क्या होती है, अलग होती है. नेक्स्ट फीचर जो है कंपनी का वो है परपैचुअल सक्सेशन. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें तो कंपनी जो है कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, एग्जिस्टेंस कंपनी का चलता रहता है. ठीक है, यानी कि कंपनी का एग्जिस्टेंस इसके शेयर होल्डर्स पे डिपेंडेंट नहीं है. सो परपैचुअल सक्सेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. Its existence is not dependent on that of its shareholders or directors. यानी कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उसके शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स पे डिपेंड नहीं है. द शेयर होल्डर्स और द डायरेक्टर्स माइट चेंज. जो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स है वो चेंज हो सकते हैं, बट द कंपनी गोज ऑन. Death, insolvency or lunacy of its members has no effect whatsoever on the existence of the company. यानी कि कोई किसी मेंबर की बाई चांस डेथ हो जाती है या कोई भी मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है या अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर. यानी कि मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट कंपनी का जो सक्सेशन है वो परपैचुअली चलता रहेगा. ओके, नेक्स्ट जो फीचर है वो है कॉमन सील. A company is an artificial person and as such it cannot put its signature on document. देखो, कॉमन सील काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक नेचुरल पर्सन की तरह डॉक्यूमेंट्स पे खुद से अपने साइन नहीं कर सकती. ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ मैंडेटरी अंडर लॉ दैट एवरी कंपनी मस्ट हैव अ कॉमन सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड अपॉन इट. जैसे आप लोगों ने स्टैम्प वगैरह देखी होंगी, किसी स्कूल की स्टैम्प, वहाँ पे स्कूल का नेम लिखा होता है. ऐसे ही किसी कंपनी का जो नेम है, उसकी जो कंपनी का नेम है वो एक कॉमन सील पे होगा. ठीक है, अब उसमें क्या होता है, द कॉमन सील इज़ द सिंबल ऑफ कंपनीज आइडेंटिटी एंड इज़ एज गुड एज ए सिग्नेचर. जहाँ पे डॉक्यूमेंट पे वो कॉमन सील हो जाएगी, ठीक है, वो क्या मतलब माना जाएगा कि कंपनी का सिग्नेचर ही है. ठीक है, when it puts its seal on a document the company becomes bound by the contents of the document. जिस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सील आ गई, कॉमन सील, तो उस डॉक्यूमेंट के जो भी कंटेंट है उससे कंपनी बाउंड हो जाती है. ऑन द अदर हैंड, अ डॉक्यूमेंट रिटन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बट नॉट बियरिंग द कंपनीज कॉमन सील इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. यानी कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो कंपनी के बिहाफ पे है बट उस पर कंपनी की कॉमन सील नहीं है, तो वो वाला डॉक्यूमेंट जो है कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है. द पर्सनस और पर्सनस, कोई भी पर्सन ऐसे अगर उस पर्सन ने साइन कर दिया है ऐसे डॉक्यूमेंट पे जहाँ पर कंपनी की कॉमन सील नहीं है, तो वो पर्सनली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ नंबर ऑफ मेंबर्स. कि कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं. प्राइवेट कंपनी के केस में अलग होते हैं और पब्लिक कंपनी के केस में अलग होते हैं. ठीक है, और इससे आपका इंपॉर्टेंट MCQ भी बन सकता है. ओके, सो देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी इज 7 एंड द मैक्सिमम कैन बी एज मच एज द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी. ध्यान रखना है, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 7, कम से कम 7 होने चाहिए, और जो मैक्सिमम है वो कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम है इज़ नॉट स्पेसिफाइड, इज़ इनडेफिनिट. ठीक है, अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 2 है और जो मैक्सिमम है वो 200 है. देखो, ये फैक्चुअल डाटा है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, मैक्सिमम तो 200 है
बट उसमें वो वाले मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर थे। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। इसको समझो पहले। देखो, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लार्ज इन नंबर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो और वो होते भी स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मतलब कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, एक एरिया से वो बिलोंग नहीं करते हैं। तो उन सब के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता मैनेज करना इकट्ठे। तो वो अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टर्स बोलते हैं, और वही लोग कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस पॉइंट को। देखो, अ कंपनी इज डीम्ड टू बी एन आर्टिफिशियल एंड इमेजिनरी पर्सन एंड एज सच इट कैन नॉट मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। देखो, कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इमेजिनरी पर्सन है। तो जो कंपनी है अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकती। अ कंपनी इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब जो शेयर होल्डर्स ने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए हैं, कंपनी उनके द्वारा मैनेज की जाती है। ठीक है, द शेयर होल्डर्स आर टू मैनी इन नंबर एंड स्कैटर्ड फार एंड वाइड विच मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द कंपनी अफेयर्स टू बी कंट्रोल्ड बाय देम। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब यहाँ पे ये है, देखो जैसे आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा था, वहाँ पे जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड होती थी। जनरल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, ठीक है, अनलिमिटेड होती थी। मतलब अगर लॉस हो रहा है या वाइंडिंग अप के टाइम अगर लॉस है तो उनको अपनी पर्सनल असेट्स तक भी देनी पड़ सकती थी, वो होती थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बट जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है शेयर्स में उतना, या फिर जितनी उन्होंने गारंटी दी है उतनी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इस पॉइंट को। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड। ठीक है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉस टू द कंपनी हाउसोएवर हैवी, मतलब अगर फाइनेंशियल लॉस कितना भी ज़्यादा हो, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स एंड देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज टू पे द कंपनी डेट्स। ठीक है, अब जैसे सपोज करो किसी पर्सन ने, जैसे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं 10 का ईच है, ₹10 का ईच है। तो अब देखो 100 इंटू 10 1000 रुपीज़ तक की उसकी लाइबिलिटी है। और कई बार क्या होता है, मान लो जैसे 100 शेयर्स है और 10 रुपीज़ का शेयर है, 8 रुपीज़ ऑलरेडी कॉल्ड अप हैं। ठीक है, अब बाकी रह गए 2 रुपीज़, अनपेड अप कितने रह गए, 2 रुपीज़। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ₹2 पर शेयर जो है, जैसे कि 200 रुपीज़ हम मंगवा सकेंगे। अनपेड अप अमाउंट जो है सिर्फ वही मंगवा सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते। ठीक है, द लॉ स्टिपुलेट्स that the liability of the members for the debts of the company is limited to the amount unpaid on their shares. In companies limited by guarantee, the liability of the members is limited to the amount for which they have provided the guarantee. अब गारंटी वाले केस में जैसे आपने देखा होगा कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, तो जितने अमाउंट की गारंटी दी है सिर्फ उतने ही अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। ओके, नेक्स्ट फीचर है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ एक्शन क्या होता है इसको समझिए। देखो, कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स है लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस, इसमें क्या होता है, कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ कंपनी करेगी, ये सब होता है हमारे इन डॉक्यूमेंट्स में। तो इससे बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, इसी को ही हम लिमिटेशन ऑफ एक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इस पॉइंट को। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कंपनी क्या है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए बनी होती है। ठीक है, नो कंपनी कैन क्रॉस दिस लिमिटेशन ऑफ एक्शन। तो इनको अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो डिसाइड होती हैं, उससे बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती। इफ़ अ कंपनी डज दैट, इट्स एक्शंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड आर डीम्ड टू बी बियॉन्ड द स्फीयर ऑफ इट्स अथॉरिटी। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये काम कंपनी के जो है अथॉरिटी से बाहर माने जाएंगे। ठीक है,
company cannot of its own will start a new business or change its field of activity and do something which does not conform to its objectives. सिंपल सी बात है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड किए हैं और उसको पूरा करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अलावा आप कोई भी एक्टिविटी कंपनी नहीं कर सकती. ओके. नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ओके, देखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का यहाँ क्या मतलब है. जो कंपनी की कैपिटल है, आप लोगों को पता है शेयर्स में डिवाइड होती है, तो जो शेयर्स होते हैं वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. सो द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेड अप ऑफ शेयर्स ऑफ अ डेफिनेट वैल्यू एंड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स. ठीक है. So according to section 44 of the Companies Act 2013, the shares or debentures or other interest of any member in the company shall be movable property. Movable property जो easily move कर सकते हैं, transferable है जो in the manner provided by the articles of the company. यानी कि कंपनी के आर्टिकल्स में जो तरीका लिखा गया है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का, उसमें उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो ईच शेयर होल्डर्स कैन फ्रीली ट्रांसफ़र his or her shares, but in specific situations the company may impose restrictions on the transfer of shares. वैसे तो freely transferable है, बट कुछ कंडीशंस में जो है थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस. देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कंपनी का जो बर्थ है बाय लॉ है, तो इसका जो ख़त्म मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस अगर ख़त्म होगा तो वो भी बाय लॉ होगा. ओके. तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं. ओके, थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग. हैव अ नाइस डे.